नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फरवरी में सेबी ने 250 रुपए की माइक्रो एसआईपी लॉन्च की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड से जुड़ पाएं। लेकिन जून तक के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 9,000 निवेशकों ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। मतलब 9 करोड़ के कुछ एक्टिव जो कि एसआईपी अकाउंट्स हैं, उसके मुकाबले आंकड़ा बेहद छोटा ही मालूम पड़ता है। पर इन छोटी एसआईपी के निवेशकों में ज्यादातर निवेशक टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी है, जो कि एक बहुत बड़ा मकसद रहा है इस माइक्रो एसआईपी का। आज समझने की कोशिश करते हैं कि छोटी एसआईपी में सुस्त निवेश की वजह क्या है, एएमसी की माइक्रो एसआईपीज को लेकर दिक्कतें क्या हैं और छोटी एसआईपी से बड़ी वेल्थ बनाने के लिए कैसे आपको करनी चाहिए प्लानिंग। आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। मोहित और विकास, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। व्हाट एन आइडिया, माइक्रो एसआईपी। डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसआईपी से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ये एक हमेशा से क्लियर कट एक इंटेंशन रहा है रेगुलेटर की तरफ से। मैं अगर थोड़ा सा समझूं मोहित आपसे कि फरवरी से अब तक जो हम अभी फ़िलहाल एक तरीके का रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं माइक्रो एसआईपी का, 250 रुपये के एसआईपी का, वो कैसा आप देखते हैं, ये भी ध्यान में रखते हुए कि एसआईपी के आंकड़े जो हैं वो 28,000 करोड़ के पार चले गए हैं। जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आई थिंक एक बहुत ही सही दिशा में सही कदम था रेगुलेटर का कि माइक्रो एसआईपी के तहत वो एक आम जनता, आम नागरिक को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में रहते हैं और जो इतना फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है इकोनॉमी में। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब किसी भी अच्छे प्रयास को सक्सेसफुल होने में, और जो कि इतने बड़े स्तर पर जिस मुहिम को चलाया है, उसे सक्सेसफुल होने में थोड़ा समय लगेगा स्वाति। मुझे नहीं लगता कि पिछले 6 महीने या साल भर या 2 साल का आंकड़ा भी देखने पर हमें कुछ एक अच्छा नतीजा मिलेगा या अच्छा परिणाम सामने आएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्रांति है, जिसको थोड़ा सा समय लगेगा। अगर अभी हम बात करें कि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है 250 रुपए के सिप की, तो तब से लेकर अब तक शायद कुछ 9,000 सिप ही रजिस्टर हो पाए हैं, और ये शायद जून जुलाई का आंकड़ा है। 9,000 सिप ही रजिस्टर हुए हैं, और इसके कंपैरिजन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में करीब मेरे ख्याल से कुछ 92 लाख सिप्स के आसपास चल रही हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत ही छोटा है। आपने जैसे सही कहा कि 28,000 करोड़ का ओवरऑल सिप का मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है, तो उसके चलते 250 रुपए की 9,000 सिप का कोई कंट्रीब्यूशन कोई मायने नहीं रखता। तो अगर एक तरीके से देखें तो यस, अभी तक इतना सक्सेस नहीं आया है, बट जैसा मैंने कहा कि ये जो जन निवेश की प्रक्रिया है, इसे धीरे धीरे समय लगेगा उतना फैलने में, उतनी जागरूकता आने में। टियर 3 टियर 4 सिटीज में जब ये पहुंचेगा स्वाति, तब मुझे लगता है कि इसके परिणाम सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 साल का समय हमको लेना पड़ेगा, और उतनी पेशेंस दिखानी पड़ेगी ये जानने के लिए कि इसके सही नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा समय और दिया जाना चाहिए ऐसे किसी प्रयास को। और विकास, जो एक बहुत बड़ा इंटेंशन रहा है छोटी एसआईपी लाने का, वो ये भी रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। सिर्फ टियर 2 नहीं बल्कि उसके आगे भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड की पहुंचे, दायरा बढ़े। टियर 2 सिटीज़ के अलावा टियर 3 सिटीज़ या फिर टियर 4 सिटीज़, जो नेक्स्ट 100 शहर है जिसको कहा जा रहा है, वहाँ से एक अच्छा आकर्षण इन छोटी एसआईपीज़ को देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से कहें तो जो जिस तरीके से कहा लाई गई थी, वो तो सॉल्व माना जा रहा है। तो समझे कि हाँ, इसी में आगे जाकर वृद्धि होगी। धन्यवाद स्वाति, आपने शो में बुलाने के लिए। हेलो मोहित भाई। देखिए स्वाति, अगर हम डेटा देखें, हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं है, बट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं इंडिया में, और ऐसा अप्रोक्सीमेट अगेन फिगर्स हैं कि रफली 5 करोड़ के आसपास हॉकर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर आप ये देखें, एक बहुत बड़ा तबका है जो एक फॉर्मल, जिसको आप बोलते हैं सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। आप पुराने समय में थोड़ा सा जाएं देखें तो चिट फंड करके एक बहुत ही प्रेवलेंट हमारे यहाँ पे एक सिस्टम था अनऑर्गेनाइज तरीके से, जहाँ पे आपके हॉकर्स या रिक्शा पुलर्स और ये सब लोग दिन की जो भी कमाई होती थी उसमें 20 रुपए, 30 या 40 या 50 रुपए जो भी है वो उनको वहां जमा करते थे। हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा था,
लेकिन उसका मिसयूज हुआ और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और आगे ये कोशिश है कहीं ना कहीं कि म्यूचुअल फंड को हम किस तरीके से उस दिशा में लेके जाएं कि जहां पे आपके ये जो हॉकर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, जिनके पास एक छोटी छोटी कमाइयां आती हैं लेकिन उनके पास जरिया नहीं है। अब देखिए 3 तरीके हैं इसमें। एक तो था कि पहले अवेयरनेस लाई जाए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके शो के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के थ्रू, फंड हाउसेस के थ्रू, बैंक्स के थ्रू एक बहुत बड़ा, और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन एम्फी ने चलाया, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक पहुंची है। इससे हम जो है झुटला नहीं सकते। और पहली अवेयरनेस हो गई। दूसरा हो गया कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप है जहां पे आई थिंक हम सबको मिलके वहां पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हालांकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट आप देखें इंडिया में 50-60 करोड़ के ऊपर मोबाइल यूजर्स हैं। और छोटी छोटी दुकानों में, पान की दुकानों में अगर उनको अपना रिचार्ज करना है तो वो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, विच मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है छोटे छोटे रिचार्ज करवाने के लिए वो बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हम हमें उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, या ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और गवर्नमेंट उस दिशा में जाएगी कि किस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी हो। बट एक तीसरी चीज और भी थी कि पहले सिप होता था कि मिनिमम 500 की करिए या 1000 की करिए। वहां पे गवर्नमेंट ने जो जन निवेश स्कीम लेके आए, 250 रुपए की सिप, जो कि शुरुआत में एसबीआई ने अपना बैलेंस एडवांटेज फंड में लेके आए, वो विच वाज ओनली डिजिटल ऑनबोर्डिंग। बट उसके बाद काफी सारे फंड हाउसेज, अगर आप स्वाति देखें तो 100-100 रुपए की सिप जो है लगभग सभी फंड हाउसेज ने अपनी स्कीम्स में शुरू कर दी है। तो दो चीजें तो प्लग इन हो चुकी हैं, एक अवेयरनेस लेवल, और एक जो आप छोटी टिकट जो जिसके लिए आप ये कहें कि जो लोअर ऑफ द पिरामिड में जो सेगमेंट है उसको अपने साथ जोड़ा जाए एक फॉर्मल सिस्टम के थ्रू। तो दो जगह पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सिस्टम प्लग इन हो चुका है। बस एक तीसरा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का है, और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। बट मुझे लगता है द मोमेंट हम उस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को या उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अच्छा एफिशिएंट बना लेंगे ताकि इन लोगों तक हम पहुंच जाएं, तो मुझे लगता है ये सक्सेस बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और एएमसीज तो कोशिश भी पूरी कर रही है। अब आप देखिए जो बड़ी बड़ी एएमसीज हैं जिनके फंड्स लोग लेना पसंद करते हैं, एसबीआई, शुरुआत तो इसी से हुई जन निवेश की। हालांकि उससे पहले भी कई सारे एएमसीज रही हैं जो कि स्मॉल टिकट एसआईपीज लाती रही हैं अपने निवेशकों के लिए। फिर मिरर एसेट है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, कोटक म्यूचुअल फंड, ऐसे ही बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऐसी सुविधा देते हैं अपने निवेशकों को कि आप 250 रुपये के एसआईपी से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। पर जो एक चुनौती की बात यहाँ पर की जा रही है, उस पर भी चर्चा करते हैं। मोहित, क्या आपको एक चुनौती लगती है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात की विकास ने यहाँ पर, कि क्या लग रहा है कि क्योंकि टिकट साइज बहुत छोटा है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर वाकई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ऐसी छोटी स्कीम में, या फिर जो एक लागत भी है वो भी एक बड़ी समस्या है एक एएमसी के लिए कि इतनी छोटी टिकट साइज के एसआईपी में उनका मार्जिन को ज़्यादा निकल कर नहीं आता? जी। स्वाति देखिए, आई थिंक विकास भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो थोड़ा सा हमें हटकर कुछ सोचना पड़ेगा कि इस तरह की अगर हमें माइक्रो एसआईपीस करनी है तो उसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अप्रोप्रिएट है। क्या कुछ ऐसा सिस्टम आ सकता है कि जो आपकी मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं या किराना स्टोर्स हैं हर गली नुक्कड़ पे, वहां पर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए या वहां पर कोई ऐसा कंप्यूटर सेटअप हो सके या मशीन सेटअप हो सके जिसके तहत क्विकली ये एसआईपीज रोल अप हो सके। तो इस तरह का कुछ कुछ तो बहुत ही इनोवेटिव कहीं किसी को सोचना होगा कि कैसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को टीयर 4 सिटीज में और हिंटरलैंड में पेनिट्रेट करवाया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत में अक्सर देखने को आया है, और आप एक पहला उदाहरण ले सकते हैं एनपीएस का। एनपीएस से अच्छा स्वाति मेरे लिहाज से शायद ही कोई प्रोडक्ट हो इंडस्ट्री में जो इतना अच्छी तरीके से मैनेज और इतना लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। बट फिर भी अगर आप देखें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है उसको लेकर। उसका कारण बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इन्वॉल्व है एनपीएस में वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई इंसेंटिव नहीं है उस स्कीम को अपने क्लाइंट्स को मुहैया कराने में। तो सेम यहीं पर भी वही हालात है
कि अगर आप देखें कि 250 रुपए की सिप पर एक डिस्ट्रीब्यूटर कितनी कमाई कर सकता है, तो एवरेज तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 70 पैसे के आसपास की कमाई होती है स्वाति, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पूरे साल पर अप्रोप्रिएट कर कर। अगर मैं उसको देखूं तो करीब करीब ये 1 रुपए 75 पैसे के आसपास की कमाई मासिक बैठेगी अगर मैंने 250 रुपए का एक सिप सेट किया। तो 2 रुपए की कमाई के लिए क्या आपको लगता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, सिस्टम्स, मोबाइल एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें जो आपको करवानी पड़ती है, उतना एफर्ट लगाएगा उसके लिए? तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो इंसेंटिव है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा कि क्या उसे अपफ्रंट किया जा सकता है, क्या उसके अराउंड में कुछ और कंडीशंस बिल्ट इन की जा सकती है, जैसा कि अभी सेबी ने हाल ही में विमेन इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव निकाला, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव निकाला। ऐसे ही माइक्रोसिप के लिए अगर कुछ अच्छा इंसेंटिव निकाला जाए, तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ है स्वाति, कि इसका जो कॉस्ट है इंडस्ट्री लेवल पे, उसको कैसे कम किया जा सकता है? क्या केवाईसी की कुछ शर्तें यहाँ पर कम की जा सकती है? बिकॉज अगर आप देखें तो हर एक ट्रांजैक्शन पे एएमसी को करीब करीब 40 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। 250 रुपए पर अगर मैं 40 रुपए को देखूं तो ये 16% की कॉस्ट है, जिसको रिकवर करने में एएमसी को करीब करीब 4.5-5 साल लग जाएंगे। तो 4.5-5 साल में तो एएमसी ब्रेक इवन भी नहीं करेगा एक 250 रुपए की एसआईपी पर। तो यहाँ पर जो कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन है वो भी बहुत ज़्यादा एएमसीज के लिए ल्यूक्रेटिव नहीं है। तो सरकार को सोचना होगा, रेगुलेटर्स को सोचना होगा कि क्या इसका केवाईसी बर्डन कम किया जा सकता है, क्या इसमें फिजिकल स्टेटमेंट्स की कंडीशन को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, क्या यहाँ पर स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी को मासिक नहीं करके 3 महीने 6 महीने में की जा सकती है, क्या यहाँ पर केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं जहाँ आधार और पैन कंपलसरी होता है उसमें थोड़ी रियायत दी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैकेनिज्म में ओवरहॉल की आवश्यकता है अगर आपको इसको मास लेवल पे एक बड़ी स्कीम, बड़ी योजना के तहत पे लॉन्च करना है। तो मुझे लगता है यहाँ काफी एफर्ट लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी, एएमसी और रेगुलेटर्स तीनों के द्वारा। तो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा और काम करने का, अगर एक छोटी एसआईपी को बड़े लेवल पर पॉपुलर करना है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि शायद थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स हो, पर एट द सेम टाइम जैसे एलआईसी म्यूचुअल फंड है, उनकी जो छोटी एसआईपी है, उनके छोटे एसआईपी से 300% जंप उन्होंने अपने खातों में देखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है किसी एएमसी की। और इसमें उनका मानना है कि जो जेन जीज हैं वो उनके इन्वेस्टर्स में शामिल हैं, और सबसे ज़्यादा जो ऐसी एसआईपीज आ रही हैं वो थ्रू फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से स्केल अप हो रहा है थ्रू जेन जीज, तो एक तरीके से मिशन जो है, जो टारगेट कर रही थी सेबी या रेगुलेटर, वो बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेटली आ रहा है। पर विकास, ये समझना ज़रूरी है कि जब हम एक छोटी एसआईपी की शुरुआत कर रहे हैं, क्या वो वाकई लॉन्ग टर्म तक जो निवेशक है उसको जारी रख रहा है कि नहीं रख रहा है। हम एक माइंड में लेकर चलते हैं कि हाँ, हमें एसआईपी करनी है अपने गोल से रिलेटेड, और एक लॉन्ग टर्म हमें वेल्थ क्रिएशन बनाना है, पर वो छोटी एसआईपी आगे जाकर बंद ना हो और बड़ी वेल्थ में तब्दील हो, उसके लिए क्या एफर्ट किए जाने चाहिए? क्या सिर्फ एक निवेशक की तरफ से एफर्ट होने चाहिए या फिर इंडस्ट्री और रेगुलेटर की तरफ से भी रहे? देखिए, ये एफर्ट दोनों तरफ से रहना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, जो हम पॉकेट सिप या छोटी सिप की बात करते हैं कि स्वाति 250 रुपए अगर महीना कोई निवेश कर रहा है, और मान लीजिए 10 साल के लिए वो निवेश करते भी हैं और 12% से अगर पोर्टफोलियो ग्रो भी करता है, तो उनका पोर्टफोलियो 55,000 के आसपास बनेगा। अगेन क्या होता है, साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो उनको लगेगा कि 10 साल मैंने निवेश किया और मेरे पास सिर्फ 55,000 रुपए बने। तो कई बार क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकली लोग अपना जो सिप का अमाउंट है उसको नहीं बढ़ाते हैं, कि अगर इनकम बढ़ रही है उसके साथ साथ मुझे वो बढ़ाना चाहिए। अगर 250 से शुरू किया तो वो 250 चलता ही जा रहा है। तो वहां पे मुझे लगता है कि हम सबका, जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, कि ये रोल बनता है कि निवेशकों को इस तरीके से गाइड किया जाए कि जब उन्होंने एक सिप स्टार्ट की है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वो एक आदत है जो आपने डाली है, बट जब तक आप सिप को स्टेप अप नहीं करेंगे या सिप का अमाउंट बढ़ाएंगे नहीं, तो एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट नहीं होगा। 250 का मतलब सिर्फ ये था कि एक आदत लगाने वाली बात है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट अपर लिमिट कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम गाइड करें इन्वेस्टर्स को कि अपने सिप का अमाउंट बढ़ाएं। और जैसे एलआईसी का आपने बोला, यहाँ पे आप देखें स्वाति,
डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की ही बात आ गई कि जिस तरीके से एलआईसी के जो अपने ब्रांचेस हैं, विंग्स हैं, वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। शायद वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि छोटी सिप को ऑनबोर्ड करने के लिए वो उनके पास अच्छा डेटा आ रहा है या उनके पास एक अच्छा बिजनेस फ्लो आ रहा है छोटी सिप का। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे कि और यूजुअली आप देखें सिप जो है 3 साल के बाद मैक्सिमम लोग बंद कर देते हैं। तो वहां पे हमें ये समझाना बहुत जरूरी है कि सिप जितने लंबे समय के लिए रखेंगे उसी से ही उनका कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो ये एक ना सिर्फ एक एसआईपी शुरुआत करने की पहल होनी चाहिए किसी निवेशक की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से, बल्कि वो एसआईपी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, डिसकंटिन्यू ना हो, ये भी इंडस्ट्री को सोचने की ज़रूरत है और निवेशकों के फायदे की भी बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे और एसआईपी वाले फंड्स भी हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बात करें माइक्रो एसआईपी के, मतलब 250 रुपए की एसआईपी और कैसे आपको मिल सकता है इससे फ़ायदा। मैं अब दोनों एक्सपर्ट से ज़रा समझूंगी कि कैसे इसको और भी ज़्यादा ऐसे एसआईपी को पॉपुलर बनाया जा सकता है और उनके कमेंट्स इस पर क्या रहेंगे। मोहित, आपसे शुरुआत करें तो छोटी एसआईपी को और पॉपुलर बनाना है, मे बी रेगुलेटरी लेवल्स पर, ऑपरेशनल लेवल पर, कंप्लायंस लेवल पर या फिर इन्वेस्टमेंट लेवल पर, आपकी तरफ से वो 4-5 पॉइंट्स कौन से होंगे जिससे कि इसका दायरा और बढ़े? जी स्वाति देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनोवेटिव कुछ सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं पता कि उसका सही तरीका क्या हो सकता है, बट जैसे उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि जहां भी आपको म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स दिखते हैं या गिग वर्कर्स दिखते हैं या फिर बहुत ही लो वेजेस वाले आपको लेबरर्स दिखते हैं या तो वहां पर सरकार को कोई इस तरह की स्कीम निकालनी पड़ेगी कि जहां पर उनकी जो आय है या आमदनी है उसमें कहीं ना कहीं क्लब होकर ये अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में जुड़ जाए या उससे निकलकर सीधा कहीं निवेश हो जाए, बिना किसी हैसल के, बिना किसी पेपर वर्क के। और एक एक बहुत ही आसान सा तरीका हो जाए, जैसे सरकार ने उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाला जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, या उस तरह की स्कीम्स के साथ ही इन्हें क्लब करके कहीं ना कहीं किसी सरकारी स्कीम के साथ जोड़कर इसे लॉन्च करना पड़ेगा ताकि एक मास लेवल पर इसका अडॉप्शन हो सके। दूसरा, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को लेकर यहाँ पर अगेन क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। अगर आप याद करें तो जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे नाम पर जब एलआईसी पॉलिसी ली गई थी तो पहला कमीशन एक्चुअली जो एलआईसी एजेंट होते थे उस टाइम के, वो पहला कमीशन फ्री कर देते थे पूरा, क्योंकि उनका एज एन जो पहला प्रीमियम होता था वो पूरा फ्री कर देते थे, क्योंकि वो प्रीमियम हमें देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका कमीशन ही इतना हाई होता था कि वो उनके कमीशन में से निकल जाता था। तो इसी तरह से अगर कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया निकाली जाए जहां पर एक आध इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी तरह से बेयर हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरह से मिल जाए, राइट, और उसमें आपको लंबा कमिटमेंट लेना पड़ेगा, तो कुछ उस तरह का इनोवेटिव कमीशन स्ट्रक्चर भी निकालना पड़ेगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी को पूरी तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए। इसके साथ साथ आई थिंक जो नॉर्मल पब्लिसिटी के तरीके होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है सेबी की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से, जो जन चेतना होती है या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, जो आईपी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब में भी इसको लेकर आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। इसको चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इनोवेटिव होके थोड़ा हटके कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत आसान करना पड़ेगा एसआईपी की पूरी प्रक्रिया को, पूरे सिस्टम को, विदाउट एनी केवाईसी हिंड्रेंसेस, की एक क्विकली एक क्लिक में ये खत्म हो जाए। और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जितने ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रमोट होंगे उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबका एक कॉम्बिनेशन मिलाकर ही मुझे लगता है कि कहीं पर इसको हम एक बहुत बड़ा स्वरूप दे सकते हैं। बिल्कुल। और कोई राय आपकी तरफ से भी इस पर विकास रहेगी इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब ऑलरेडी तो म्यूचुअल फंड की तरफ से कैंपेन चलता ही रहा है, पर थोड़ा सा इसको और अगर स्केलेबल किया जाए तो एक आध कुछ आपकी तरफ से व्यूज़? जी स्वाति, देखिए अगर आप ऑपरेशनल अगर प्रोसीजर देखें तो टिपिकली म्यूचुअल फंड्स में पैन नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इन्वेस्टर्स का जो डेटा है उसका नाम हो गया, वो पैन नंबर के आधार पे ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है। हालांकि अब तो म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि आधार, पैन और बैंक अकाउंट का नाम सिमिलर होना चाहिए।
यहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखें, बैंक्स में जब अकाउंट खोलने जाते हैं तो बैंक्स थोड़ा फोकस जो है या उनका ज्यादा की डॉक्यूमेंट जो होता है वो आधार को माना जाता है। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर टीयर 2 टीयर 3 या उसके बियॉन्ड अगर छोटे विलेजेस में लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, तो अगर वो अपना आधार कार्ड देके ही वो इन्वेस्टमेंट या निवेश शुरू कर सकते हो, तो वो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन उनको देनी चाहिए। जिस तरीके से आप देखें आजकल बहुत जगह पे हम मोबाइल कनेक्शन लेने जाते हैं तो एक जो आधार वेरिफिकेशन वाली डिवाइस होती है छोटी सी, जिसपे आप थंब इंप्रेशन देते हैं अपना, इसी तरीके का अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं या जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर उनको कुछ इस तरीके की सहूलियत दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से प्लस म्यूचुअल फंड की तरफ से कि अगर आपने इन पर्सन वेरिफिकेशन किया, थंब इंप्रेशन लगाया और उसके साथ ही आप डिजिटल ऑनबोर्ड हो गया, तो मुझे लगता है ये बहुत इजी हो जाएगा। आप गिग वर्कर को या जो भी आपके लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं जो उतना ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, वो बहुत इजीली आएंगे, एक थंब इंप्रेशन दिया और एक एडवाइजर ने उनकी हेल्प कर दी ऑनबोर्डिंग करने में, तो मुझे लगता है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो नटशेल में मैं यही बोलूंगा कि फंड हाउसेस को थोड़ा सा, सेबी को ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि छोटी टिकट जो 100 रुपए की या 200-250 रुपए की जो सिप है, उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी ना करके अगर आधार कार्ड वेरिफिकेशन के थ्रू हो जाता है, तो आई थिंक उससे काफी ईज ऑफ ट्रांजैक्शन होगा और काफी सारे लोग उसके साथ जुड़ने लगेंगे। बिल्कुल। ये रहे कुछ सुझाव आपकी तरफ से भी विकास। अब जाते जाते एक बार क्विकली कौन से फंड्स आपको एसआईपी के लिए पसंद आ रहे हैं मोहित, और उसके बाद विकास आप अपने फंड्स बताइएगा। मोहित, फर्स्ट यू। जी स्वाति चाहे माइक्रो सिप हो या मेगा सिप, आई थिंक मेरी चॉइसेस सेम ही रहेंगी एसआईपी के लिए। और लार्ज कैप में पैसिव इंडेक्स फंड बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, मिड कैप में एक्टिव ईडलवाइज मिड कैप फंड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके साथ में स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप में निपॉन मल्टी कैप। ये 5 स्कीम्स का मेरा पोर्टफोलियो रहेगा एसआईपी के लिए। जी विकास, आपकी पसंद? सेम हेयर स्वाति, कोई सी भी अगर सिप अमाउंट है, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा फंड है, और कोटक का मिड कैप फंड ऑन इन द मिड कैप स्पेस, इसी तरीके से वाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। तो ये 4-5 फंड से जो है अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल। तो छोटी एसआईपी पर बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है तो लॉन्ग टर्म का साथ ही एसआईपी को बनाइए। टाइम टू टाइम इसको आप स्टेप अप करती जाइए और गोल के साथ इसको डेफिनेटली जोड़ते जाइए। धन्यवाद करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स मोहित और विकास का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। टुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।